आज के समय बच्चा पढ़ रहा है, उसका प्रेशर बहुत है उसके ऊपर, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे उसका सोशल लाइफ का अपना खुद का पर्सनल कोई प्रेशर हो। वो सबसे बड़ा प्रेशर आज के समय जॉब को लेके है, रोजगार को लेके। सबसे बड़ा बदलाव देखता हूँ स्टूडेंट में पेशेंस का। वो पेशेंस जो उनमें होना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। वो पेशेंस क्यों नहीं है, उनकी अपनी नहीं है। जो रीजन्स हमने अभी बताया, बहुत से रीजन्स जो प्रेशर होते हैं उनके कारण से। सर, आपके बारे में मुझे पता चला कि आप कैबिन छोड़ के अपना ऑफिस ट्री हाउस में बनाए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है सर? नहीं, ऑफिस है हमारा क्या है कि डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा ऑफिस है जी। थिएटर तो की क्लासरूम या रूम तो जहाँ आप मंच है और जहाँ आप काम कर रहे भैया, सो मैंने वहाँ एक सेटअप बनाया हुआ है। उसी सेटअप में एक झोपड़ी मैंने बनाई, बहुत लोगों को पसंद आई। पर मैंने दूसरी झोपड़ी बनाई, वो भी बहुत पसंद आई। लेकिन जो झोपड़ी बनाई उसमें भी हमारे स्टूडेंट ने कब्जा कर लिया, उसमें सामान रख लिया। फिर तीसरी बनाई तो उस पर भी बच्चों ने अपना कुछ सामान म्यूजिकल का रख लिया और उसमें उन लोगों का, तो मैं उनको फिर मैंने उसके ऊपर ट्री हाउस जैसा बनाया एक जी, पेड़ के ऊपर। तो अभी तक तो बच्चे आते तो हैं उधर, लेकिन अभी बैठ के उनको पर्याप्त जगह मिल रही, इसलिए उस पर उनका कब्जा नहीं हुआ। तो प्रयास नहीं, वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन मैं उनको रोकता भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे समय में इतना जरूर है कि किसी लड़की से बात करना एक बहुत बड़ा, मतलब कहना चाहिए 7 समुद्र नाकने के बराबर था। और हाँ, मुझे अपना, हम तो अपना बताए दे रहा आपको। हाँ। तो मुझे अच्छे से याद है कि जाने के पहले जो हालत हो रही थी और उसको कहे मेरे जूते चप्पल जो भी पहने थे वो पसीने में ऐसे उतर रहे थे। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैं उनको उतार के ही अंदर गया था। हाँ। क्योंकि चलते नहीं मैं, और 2 मिनट के अंदर मैं क्या बोल के उधर से आ गया, हाथ जोड़ के, मुझे नहीं मालूम। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन सुनाने लायक ऐसे नहीं है, क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं सुनाए जा सकते। बहुत से किस्से हैं। मुकेश तिवारी जी आपके साथ के ही हैं? मुकेश हमसे जूनियर हैं वैसे तो जी, और 4-5 साल जूनियर हैं। और मुकेश हुए, उनके साथ में आशुतोष राणा हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी हैं, और महेंद्र मेवाती तो अब नहीं रहे। वो एक जो अन्वेषण थिएटर ग्रुप हम लोगों ने बनाया था उस समय, तो उसका पहला नाटक जिसको मैं कहूँगा कोर्ट मार्शल, वो मुकेश ने ही डायरेक्ट किया था, उसमें मैंने रोल किया था जी। और गोविंद नामदेव जी ने तो बहुत यहाँ पे मतलब सहयोग किया, कोई बात नहीं। वो तो और सीनियर है हम लोग से, हम मेरे भी सीनियर हैं जी। इसमें एक मैं फिल्म से भी जुड़ा जी। मैं बॉम्बे तो नहीं गया, लेकिन मैंने एक फिल्म की जिसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। बहुत बड़ा अवार्ड होता है जी जी। वो लगभग 2000 के बाद की बात है। डायरेक्टर श्याम बेनेगल जी जी जी, उनके साथ काम किया, लगभग 5-6 महीने काम किया जी। मुझसे लास्ट मुलाकात जब घर पे, जब उनको पूरी टीम बॉम्बे लौट रही थी, तो सिर्फ मिलने आए वो, एक कप चाय पी और बोले, एक ही ऑफर था उनका कि तुम मेरे साथ बॉम्बे चलो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि उन्होंने हजारों बच्चों को एक्टिंग सिखाई है और साथ में जीवन जीने की कला भी सिखाई है। आइए हम जानते हैं और उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनसे कुछ सीखते हैं। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कैसे हैं सर आप? बढ़िया, एकदम मस्त। अभी सर क्या लाइफ में क्या फेस चल रहा है, कैसा फील करते हैं आप? एक अलग से तो कुछ नहीं, चूँकि रेगुलरिटी है, लगातार चल रहा है जी। और जिस काम में शुरू से लगे तो उसमें ही लगे हुए हैं, तो कुछ अलग से महसूस तो नहीं हो रहा है। कुछ अलग करेंगे तो महसूस होगा, वही काम शुरू से करते आ रहे हैं, तो उसमें तब भी अच्छा महसूस कर रहे थे, अब भी महसूस कर। मुझे एक्चुअली आपके बारे में बहुत सारे आपके स्टूडेंट से पता चला, उनने बहुत से आपके किस्से सुनाए और साथ में कुछ आपकी वीडियोस वगैरह दिखाई, स्टेज परफॉर्मेंस दिखाए, तो उससे बड़ा प्रभावित हुए हम। तो जब से लगभग 1 साल से मैंने सोचा था आपके साथ इंटरव्यू करना है, पॉडकास्ट बनाना है, बट वो कैसे ना कैसे डिले हो रहा था। तो आज वो मौका मिला है, तो मैंने यही देखा कि बच्चे बहुत प्यार करते हैं आपसे और उतने ही इज्जत भी करते हैं आपकी। तो ये इसके पीछे क्या कारण है सर? एक ये आप जो बोल रहे हो, बच्चे बहुत प्यार करते हैं और इज्जत भी करते हैं, तो ये गिव एंड टेक है।
मैं उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और उतनी इज्जत उनकी करता हूँ, इसलिए वो हमारे लिए रिटर्न हो जाता होगा। और स्वाभाविक है कि जो कुछ भी काम होता है टीम वर्क होता है, और चूँकि कोई भी काम टीम वर्क से होता है तो अच्छा ही होता है। और मैं जहाँ यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ फाइन आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में जी, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और वो जिस तरह से उधर कुछ सपने लेके आते हैं, कुछ एंजॉय करने लेके आते हैं, तो हमें अपने दिन याद आ जाते हैं कि मैं भी कहीं इसी तरह से कुछ अपने सपने या कुछ एंजॉय करने के लिए इस जगह पे आया करता था। तो मैं उनको अपनी जगह देखता हूँ, मतलब अपने आप को उनकी जगह देखता हूँ। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये बच्चा बहुत नया है, अभी आया है, छोटा है या अभी, तो मैं अपने में और उनमें कोई फ़र्क महसूस नहीं करता। तो ये उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो आप कह रहे हैं कि बड़ा आपने सुना, तो ठीक है, नौकरी है, ड्यूटी है, वो अपनी जगह है, लेकिन उससे आउट ऑफ वे जाके थोड़ा सा बच्चों को हम टाइम देते हैं। ऑफिस टाइम जो है वो भले ही 10 से 4, 5, 6 हो सकता है, लेकिन वो ऑफिशियल है, लेकिन इस तरह के काम में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। और हर चीज़ में सिर्फ टाइम को लेके नहीं, हर चीज़ की बाउंड्रीज को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। बच्चों के हिसाब से आपको बच्चों जैसी बातें करना पड़ती हैं, और यही सब छोटे मोटे कारण होते हैं कि मैं उनके साथ घुल मिल जाता हूँ और वो मेरे साथ। और ये बिल्कुल हकीकत है, मैं कभी भी किसी बच्चे को स्टूडेंट के रूप में, सिर्फ स्टूडेंट के रूप में नहीं देखता, मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे मेरा स्वयं का बच्चा होता तो वो क्या करता या मैं उसके लिए क्या करता। तो ये थोड़ी सी बात बहुत बड़ी बात बना देता है। जी जी जी, ये सर यही चीज़ बहुत कम गुरुओं में होती है कि वो जो विषय सिखा रहे हैं उसके साथ साथ भी वो बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। तो यही चीज़ आप में एक अलग दिखी। और सर वही जो दूसरों में जो लगता है कि दूसरे जो टीचर्स होते हैं वो इस डर से भी बच्चों के साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि बच्चे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, है ना, उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो उस डर से भी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, यही चीज़ आप में बहुत अलग दिखी मुझे। रिस्पेक्ट की जो डेफिनेशन है वो हमें नहीं लगता सिर्फ नमस्ते तक है। और या एक एटीट्यूड में कहीं दिखे, उसकी कुछ बॉडी लैंग्वेज में दिखे, वही रिस्पेक्ट नहीं है जी। वो बॉडी लैंग्वेज के अतिरिक्त या उस रिस्पेक्ट जो हमारे कुछ होते हैं उनसे अलग जाके होता है, जो आप उनके सामने ना रहें और बनी रहे। और मैं समझता हूँ यदि बच्चों के साथ हम कुछ हंसी मजाक बातचीत कर लेंगे तो ये हमें नहीं लगता कि ये रिस्पेक्ट नहीं है। इसमें रिस्पेक्ट नहीं आना, रिस्पेक्ट वो एक अलग चीज़ है, हमने बना अलग लिया है जी। और रिस्पेक्ट तो अपने आप में कंप्लीट जो आदर सम्मान है वो तो हमेशा बना रहे, सिर्फ आप सामने आए तब बना रहे, तो उसको यदि आप रिस्पेक्ट कहेंगे तो हम नहीं समझते वो गलत है। तो बच्चे जो है, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट जो है आज के समय में खास तौर पे जी, मैं समझता हूँ हम लोग मतलब जिस उम्र में हैं या जो अनुभव है उससे कहीं ज़्यादा समझदार हैं जी। और हमसे कहीं, हम लोगों से कहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्या हम उनके लिए कर सकते हैं हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही सर, आज जिस यूनिवर्सिटी में आप हो उसमें लगभग 3 साल हम भी एज ए स्टूडेंट रहे हैं, बट आपको लगभग हमारे हिसाब से 30 साल हो गए होंगे वहाँ पे, ज़्यादा ही। तो मतलब हमने बहुत कम समय वहाँ पे देखा, आपने बहुत बड़ा एक समय वहाँ पे देखा है। तो क्या डिफरेंस समझ में आता है सर आपको आज में और 30 साल पहले जो एक यूनिवर्सिटी में एक माहौल हुआ करता था, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, डिफरेंस तो परिवर्तन जो चेंजेस तो हर जगह होते हैं और वो कोई एक कारण नहीं है, उसका कई कारण, कई रीजंस होते हैं जी। तो पहले ये है कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे और वो उतने प्रेशर में नहीं होते थे। आज के समय बच्चा पढ़ रहा है, उसका प्रेशर बहुत है उसके ऊपर, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे उसका सोशल लाइफ का अपना खुद का पर्सनल कोई प्रेशर हो। वो सबसे बड़ा प्रेशर आज के समय जॉब को लेके है, रोजगार को लेके। तो छोटे छोटे सब रीजन जो होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरा, उस समय का जो दौर था वो एजुकेशन का अपना एक दौर था। अब वो एजुकेशन आज के समय में एक अलग दौर है। आप देखेंगे पहले सिर्फ प्रदेश में कुछ यूनिवर्सिटी हुआ करते थे जी, और हमारे मध्य प्रदेश में ही जो 6-8 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो कॉलेजेस होते थे, एफिलेटेड कॉलेजेस होते थे,
लेकिन यूनिवर्सिटी अब तो है कि एक शहर में, किसी भी शहर में जाओ तो 4-5 यूनिवर्सिटी मिल जाती है। कॉलेज तो अपनी जगह है, तो एक यूनिवर्सिटी का जो पहले क्रेज था लोगों में, तो वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो स्वाभाविक है, सब ये भी चेंजेस हैं, ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, बढ़ेंगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। जी जी। तो एक हमारे समय का जो दौर था, उसके पहले जो दौर था हमारे फादर्स वगैरह होंगे, वो स्वाभाविक रूप से अलग रहा होगा। मैं जो बदलाव देखता हूँ वो एक सबसे बड़ा बदलाव देखता हूँ स्टूडेंट में पेशेंस का। जी तो पेशेंस जो उनमें होना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो जो दौर चल रहा है भागम भाग का, वो पेशेंस और दोनों तरफ से पेशेंस क्यों नहीं है उनकी अपनी नहीं, जो रीजन्स हमने अभी बताया, बहुत से रीजन्स जो प्रेशर होते हैं उनके कारण से। और मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो मैंने देखा हम लोगों के लिए पर्याप्त समय मिलता था खेल कूद के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, एक्स्ट्रा कोरिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ होती उसके लिए, तमाम प्रकार की जो भी एक्टिविटीज़ विश्वविद्यालय में, चाहे एकेडमिक हो चाहे उससे रिलेटेड कुछ हो, उसके लिए पर्याप्त समय मिलता था। आज के समय में समय नहीं है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप यदि कुछ समय यदि ऐसे ही निकाल देते हैं तो उसमें आप पता नहीं कितनी चीज़ों से पीछे हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है, तो बहुत से चेंजेस आए हैं। और दूसरा जो क्लास का सबसे बड़ा जो चेंज मैं समझता हूँ कि उस समय जो एक टीचर्स के साथ इंडोर में एक क्लासरूम में जो क्लास होती थी, वो जिसकी इम्पोर्टेंस होती थी जी, वो आज है, लेकिन वो माहौल नहीं बचा। उसके पीछे रीजन है कि स्टूडेंट के हाथ में भी इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गई, और तमाम जो आज के समय में जो साइंस के जितने भी नए नए जो आविष्कार हुए हैं, उनसे उनके पास हर चीज़ मोबाइल में, टेलीविज़न पे, कंप्यूटर पे जो भी संसाधन है उपलब्ध होने का, ठीक है एक कहीं ज़्यादा प्रगति हुई है, लेकिन एक टीचर, एक शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो गर्माहट थी वो नहीं बची है। देखो सीधा सीधा है कि आप कितने भी अच्छे कैमरे से, कितने ही अच्छी जगह पर, कितने ही अच्छे कैमरामैन के द्वारा जी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर सूरज की, सन की ले लें, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफ आप जब किसी कमरे में लगाएंगे तो देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन तपिश नहीं देगा, वो उसमें ताप नहीं होगी, वो तो गर्माहट नहीं होगी। तो ऐसे ही यहाँ शिक्षक का है कि आप कितने ही संसाधनों से पढ़ लें, कुछ कर लें, लेकिन एक शिक्षक की जो स्टूडेंट के लिए गर्माहट मिलती थी, जो डायरेक्ट कनेक्शन होते थे, जो चीज़ें डायरेक्ट समझ में आती थी, जिसके द्वारा जड़ों तक या मूल तक पहुँचते थे, वो उसका अभाव हो गया। ये सही बात है, मतलब वो चीज़ें बच्चों के अंदर तक उतर जाती। हाँ, देखो शिक्षक की एक भूमिका होती बहुत बड़ी। आज भी देखो, आप देखो, वरना ये सब कुछ होते तो फिर टीचर्स क्यों होते इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, उसका अपना एक बड़ा महत्व है, बिना उसके नहीं हो सकता। मतलब आज के जो टीचर्स हैं वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पा रहे बच्चों के अंदर उस विषय के लेके। ये भी कहें या दोनों तरफ से कहेंगे, थोड़ा सा स्टूडेंट से भी तरफ से भी बोलेंगे, और मैं टीचर हूँ मान लो, तो मैं अपनी तो इस बात को आप सहमत हूँ आपसे कि वो हम कैसे अपने स्टूडेंट के बीच में इंटरेस्ट पैदा करें कि उसका मेरा संबंध बहुत अच्छा बना रहे। ये हमारी ड्यूटी क्यों नहीं है? अब स्टूडेंट यदि नहीं है तो हम थोड़ा बोलेंगे वो स्टूडेंट नहीं है। हमारी तरफ से और कोशिश होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोशिश होनी चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए हमारे लिए कि स्टूडेंट हमसे जुड़कर अपने सब्जेक्ट से संबंधित कुछ ऐसा, कुछ नया करे, इनोवेशन करे, ताकि हम जो उद्देश्य उसको पा सकें। एक सर इमेज वाली बात भी होती है कि टीचर की एक बहुत, प्रोफेसर की बहुत एक स्ट्रिक्ट इमेज बनी होती है स्टूडेंट की नज़र में, तो कुछ पूछने से डरता भी है। पर आपके साथ ये बिल्कुल उल्टा है, बच्चे आपसे बिल्कुल नहीं डरते, कुछ भी उनको छोटे से छोटा भी कुछ डाउट होगा तो वो आपसे ज़रूर पूछते हैं। हाँ, नहीं, एक्चुअल उसके पीछे रीजन ये है जी कि हमारा, हो सकता है हर आदमी का अपना एक स्वभाव होता है, हो सकता है नेचर की बात हो। दूसरा ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि एक प्रोफेसर या फिर टीचर को इस तरह से, जैसा आप बोल रहे हैं कि एक स्ट्रिक्ट इमेज की बात करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता होना चाहिए। मतलब स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि हमेशा कुछ रूखापन, ड्राई, कुछ इंटरेस्ट की बात होती है, सब्जेक्ट से संबंधित होती है, तो दोनों तरफ से बात होती है तो बात बनती है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे
एक नहीं लगता कि बातचीत में कभी हो सकता है कि काम को लेके कहीं हमारे साथ भी हो सकता है कि मैं बच्चे से जोर से बोल जाऊं, तो उसके पीछे रीजन बिल्कुल नहीं कि मैं रूड हूं या ड्राई हूं, लेकिन ये हो सकता है कि हमसे बच्चे यदि मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो वो उसके पीछे रीजन है कि मैं भी बच्चों से मिलना चाहता हूँ और बातचीत करना चाहिए, क्योंकि मेरी क्या उपयोगिता है। हम जहाँ पर हैं वहाँ पर स्टूडेंट नहीं होंगे तो मेरी क्या उपयोगिता है। एक इंस्टीट्यूट या कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज सब जो होते हैं वो क्या स्टूडेंट से ही होते हैं, तो मैं उसको भली भांति जानता हूँ। और चूंकि मेरा फील्ड ऐसा है कि यदि मेरे फील्ड में जो भी स्टूडेंट आते हैं कब किस में कौन सा मतलब ऐसा स्किल दिख जाए, तो मुझे बड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। हो सकता है कभी कोई अच्छा स्टूडेंट जो हमारे फील्ड में बहुत काम कर सकता है वो उधर से थोड़ी देर को मिलने आया और मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया, इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाया और वो चला गया मान लो, तो ये उसके लिए नहीं, उसके लिए तो हो गई, मेरे लिए बहुत ही मतलब उससे नुकसान होने वाला, बहुत हानिकारक बात होगी, मैं उसको खो दूंगा बल्कि। तो ऐसा होता है कई बार, तो बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि आपने इसको कैसे चयन कर लिया, देखो आज बड़ी जगह पहुंच गया, बड़ा आदमी हो गया। तो मैंने उनसे यही बोलता हूँ कि ये मैं सिर्फ अपना अनुमान, अपना जो अनुभव है उन पे लगाता हूँ और एक दाव लगाता हूँ, तो उसमें 10 में से 5, 2 या पूरे 10 ही कहीं ना कहीं उस फील्ड में हमारे साथ अपनी उस फील्ड में निकल जाते हैं। तो एक्चुअल होती बच्चों की मेहनत है। मैं तो देखो बिल्कुल बता दूं आपको, उनको साफ साफ मैं उनके साथ सिर्फ प्रयास करता हूं, एक उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता हूं। उसके आगे की जो यात्रा है बच्चे अपनी ही मेहनत से करते हैं और मैं उनको फ्रीडम तो बिल्कुल, ये मैं अपनी तरफ से बोला, मैं पूरा फ्रीडम देता हूं, मैं उनमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं लगाता। बाउंड्रीज सिर्फ इसे डिसिप्लिन को लगा सकता हूँ, लेकिन आर्ट के फील्ड में खासतौर पे थिएटर के फील्ड में जिससे मैं हूँ, उस फील्ड में यदि मैं बाउंड्री, कई बार क्या होता है मैं उनको बताता हूँ तो वो लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन हो सकता है कई बार स्टूडेंट अपने ढंग से उसको और बेटर करे, तो उसको आपको फ्रीडम देना पड़ेगी। और यही फ्रीडम शायद जो आप जितनी बातें कर रहे हैं, बच्चे आपसे बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं या कुछ इस तरह से कि वो काम करने में आपसे हिचकते नहीं है या कहीं उनको एजिटेशन नहीं होता, तो यही सब रीजन हो सकते हैं क्योंकि ये फील्ड वैसा है। सही बात है। तो और सर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एग्ज़ाम निकालते हैं कि अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए और बड़ा अच्छा एक ऑफिस हो, कैबिन हो, पर सर आपके बारे में मुझे पता चला कि आप कैबिन छोड़ के अपना ऑफिस ट्री हाउस में बनाए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है सर? ऑफिस है हमारा, क्या है कि डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा ऑफिस है जी, लेकिन उस रूम में हुआ है कि हमारे बच्चे भी आके बैठते हैं, स्टूडेंट। धीरे धीरे चूंकि थिएटर का मामला है, कभी जगह कम पड़ती, तो उसमें धीरे धीरे उन लोगों ने अपना कुछ पर्सनल ऐसा सामान बैठने उठने का बना लिया, फिर उसमें कहीं लाइट्स रख दी गई, फिर उसमें धीरे धीरे कॉस्ट्यूम रखी गई, होते होते मेरी अकेली सीट बची थी, उस कमरे में बैठने लायक जगह ही नहीं बची क्योंकि थिएटर का इतना सामान भर दिया, अदर कोई जगह ही नहीं थी, कोई हमारे यहाँ थोड़ा नहीं था स्टोर रूम टाइप का। होते होते मैंने कहा चलो बच्चे बैठते भी हैं, मैंने अपना रूम बाहर, और रूम में बैठ के होता भी नहीं थिएटर, वो तो एक काम करने के लिए जगह होती है, फील्ड पर रहना। हाँ, वो तो थिएटर तो की क्लासरूम या रूम तो जहाँ मंच है और जहाँ आप काम कर रहे भैया, सो मैंने वहाँ एक सेटअप बनाया हुआ है। उसी सेटअप में एक झोपड़ी मैंने बनाई, बहुत लोगों को पसंद आई, पर मैंने दूसरी झोपड़ी बनाई, वो भी बहुत पसंद आई, लेकिन जो झोपड़ी बनाई उसमें भी हमारे स्टूडेंट ने कब्जा कर लिया, उसमें सामान रख लिया। फिर तीसरी बनाई तो उस पर भी बच्चों ने अपना कुछ सामान म्यूजिकल का रख लिया और उसमें उन लोगों का, तो मैं उनको फिर मैंने उसके ऊपर ट्री हाउस जैसा बनाया एक जी, पेड़ के ऊपर। तो अभी तक तो बच्चे आते तो हैं उधर, लेकिन अभी बैठ के उनको पर्याप्त जगह मिल रही, इसलिए उस पर उनका कब्जा नहीं हुआ। तो बाकी प्रयास नहीं, वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन मैं उनको रोकता भी नहीं हूँ। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल सही है कि मेरा एक स्वभाव कह लो या एक हमारा शौक कह लो या पैशन कह लो या जो भी कह लो, ये मैं जानबूझ के रूम में बैठना भी नहीं चाहता। यदि नहीं भी कब्जा होता तो मैं जहाँ बैठता हूँ, जैसे आपने देखो एक झोपड़ी है वो और बड़ा ट्री हाउस जैसा है, उसको ही मैं बनाऊँ, उसमें जो मुझे सुकून मिलता है वो जो थिएटर, चूँकि काम थिएटर का है, उधर बैठ के जो सुकून मिलता है वो हमें एसी या फर्स्ट एसी में बैठ के नहीं आएगा मज़ा जो उसमें मुझे आता है।
जी जी। और वो हम फीलिंग भी आती है, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत आदर्शवादी या इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। उधर बैठ के कोई भी आता तो बोले यार इधर बैठे, जैसे आज ही एक मीटिंग हो रही थी, कई टीचर्स आए, बोले यार ये तो पूरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग जगह है अहमदाबाद। तो वो जो हमारे जो कहना चाहिए एक प्रकार से रिग्रेशन होता है उधर हमारे लिए। साइकोलॉजी में एक शब्द है रिग्रेट होना, अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर लौटना। जैसे हम लोग पिकनिक जाते हैं, जी जी जी, और पिकनिक जाके हम बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं अपने 5 स्टार होटल छोड़ के या घर में एसी को छोड़ के। मैं उस नदी किनारे जाता हूँ, कोई गांव में जाता हूँ, किसी पहाड़ पर जाता हूँ, और उधर जाकर नेचर के बीच में रहकर वहाँ जो लकड़ी या गाय के गोबर के सूखे कंडे उनको इकट्ठा करके आंखों में धुआं आ रहा है, और हम उधर बजा के खाना बना के जो जैसा भी बनता है कच्चा जो भी, उसका जो मिल के ग्रुप में जो आनंद लेते हैं, वो एक प्रकार से, मैं साइकोलॉजी का उसमें एक रिसर्च में पेपर लिख रहा था, उसमें मैंने पढ़ा, तो वो एक प्रकार का रिग्रेशन है, क्योंकि वो हमारी मूल प्रवृत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले जंगल में ही रहते थे और नदी किनारे या कहीं रह के समूह में हम लोग खाया पिया करते थे। जैसे ही मनुष्य अपनी कोई भी प्राणी मूल प्रवृत्ति की ओर लौटे, एक प्रकार का रिग्रेशन है वो, तो वो आनंद की प्राप्ति होती है उसको। सो एक्चुअल हमारा इस तरह से रहना, हम लोग प्राणी हैं भाई, एक जीव जंतु के अलावा हम कुछ नहीं है। तो हमारी मूल प्रवृत्ति जो ही हम मूल प्रवृत्ति की ओर लौटते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। सो उस झोपड़ी या उस परिवेश में जो एक ग्रामीण हमने वहाँ बनाया सेटअप, वो सेटअप हमें ही नहीं, जो लोग भी आते हैं उनको आनंद देता है, हमारे स्टूडेंट को आनंद देता है, और सारे स्टूडेंट वहीं पर बैठते भी हैं। अभी जैसे अभी भी रात हो रही है तो वहाँ पर हमारे बच्चे रिहर्सल कर रहे होंगे, बाकायदा उनको माहौल मिलता है, और वो पूरा जो कुछ भी सेटअप इत्यादि बना है वो किसी और ने नहीं, वो स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया। और वो ऐसा सेटअप नहीं किसी खरीद के, जो विश्वविद्यालय में रॉ मटेरियल फेंक दिया जाता है, बेकार मटेरियल, उसके द्वारा। तो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होने से भी उनको बड़ा मजा आता है कि मेरा घर है, जी जी, ये मेरी जगह है। स्पेस से उनका लगाव होता है। फिर उस स्पेस से जब लगाव होता है तो वहाँ कोई भी काम करने से, थिएटर करने से उनको पूरी आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये उसका रीजन है। और उसमें झोपड़ी, एक्चुअल वो हमारी झोपड़ी है, कहने को झोपड़ी, उसमें मेरे लिए सारी सुविधा है, बैठने की, बाकायदा हमारा रैक है, बुक्स हैं, पंखा, लाइट सब लगी हुई है, सब सारी सुविधा है। लेकिन उसका आनंद उस कमरे में नहीं है, क्योंकि अभी जब बारिश होती है तो उसमें बैठ के जो नज़ारा मिलता है, उसकी कल्पना आप कोई फिल्म में ले सकते हैं। जो गर्मी में वहाँ से बैठ के जो कुछ अलग टाइप का पूरा एक एम्बियंस दिखता है, उसका मज़ा सिर्फ आप फिल्म में देख सकते हैं। तो इस तरह फीलिंग की बात, थोड़ा फील भी होता है, कुछ लगाव भी होता है। सही बात है, सही बात है। और सर आपके समय में बहुत कई लोगों से मैंने सुने हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रेम प्रसंग हुआ करते थे। हाँ। तो कुछ उस बारे में बताइए। नहीं, प्रेम प्रसंग की जहाँ तक बात है, मेरे समय में क्या यार जी, आप लोग के समय में भी और आज भी हमेशा ही अलग होते हैं। हाँ। और हम लोग के समय में जरूर है कि अभी सब जो देखते हैं जी, ये भी परिवर्तन है, और ये खुलापन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे आया है जी। और इसको मैं अच्छा बुरा इस दृष्टि में नहीं देखता कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्यों दूसरे पे ला दूँ उसको। लेकिन मेरे समय में इतना जरूर है कि किसी लड़की से बात करना एक बहुत बड़ा, मतलब कहना चाहिए 7 समुद्र नाकने के बराबर होता था। और हाँ, मुझे अपना, हम तो अपना बताए दे रहा आपको। हाँ। कि मैं एक बार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने टाइम में इलेक्शन लड़ा था जी, 2 इलेक्शन लड़ा, दोनों जीता मैं उस समय, 1984-85 की बात है। अब आप वोट मांगने तो जाओगे भाई, हाथ जोड़ने, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो हम लोग को गर्ल्स हॉस्टल भी जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, वो फिक्स था और टाइम हम लोग को मिलता था। उन लोग की जो स्टूडेंट होते थे गर्ल्स हॉस्टल में, उनके एक टाइम साथ प्रेयर होती थी। उस प्रेयर में आपको जाना होता था और उस प्रेयर में आपको बोलना होता था। मतलब वो जानते थे कि मैं कौन कैंडिडेट हूँ, मैं राकेश सोनी हूँ, मुझे फलां के लिए वोट दो, या जो भी होता था जी। तो सारे कैंडिडेट जाते, जो भी खड़े होते थे चुनाव में, मुझे भी जाना होता था, मैं भी गया। तो ये मैं ही नहीं, मतलब मैं तो होके फिर भी आ गया, जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं पता नहीं। तो मुझे अच्छे से याद है कि जाने के पहले जो हालत हो रही थी और उसको कहे मेरे जूते चप्पल जो भी पहने थे वो पसीने में ऐसे उतर रहे थे। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैं उनको उतार के ही अंदर गया था।
हाँ। क्योंकि चलते नहीं मैं, और 2 मिनट के अंदर मैं क्या बोल के उधर से आ गया, हाथ जोड़ के मुझे नहीं मालूम ये मतलब इतनी ज्यादा घबराहट होती थी, मतलब बहुत आगे की बात तो बहुत बात की है। तो एक समय है, दौर है, अब आज का दौर अलग है। तो ये यूनिवर्सिटी में उस समय कल्चर थोड़ा सा ऐसा, सागर यूनिवर्सिटी का, तो मैंने बाहर का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ। नहीं कभी मतलब अब चेंज, अब स्वाभाविक अब चेंज आएगा भाई, और मैं आज के समय में होता तो मैं भी उसी में शामिल होता, कोई बात। तो उस समय बात करना बहुत बड़ी बात होती थी। बाकी रही मोहब्बत की बात जो आप बोल रहे हैं, उस समय प्रेम प्रसंग मोहब्बत जो भी है, वो तो एक बार किसी से हो जाता है तो वैसे ही होता है जैसे आज हो रहा है, वैसे पर उसके बाद कोई बात नहीं। और किस्से तो बहुत हैं, लेकिन सुनाने लायक ऐसे नहीं है, क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं सुनाए जा सकते, बहुत से किस्से हैं। और उस समय जो है मोहब्बत करने के तरीके भी अलग होते थे। जी जी। अब आज तो ये क्या कहते हैं, कई चीजें हो गई, आइसक्रीम हो गया, इंडियन कॉफी हाउस हो गए, और क्या कहते हैं कौन कौन से डे मनाए जाने लगे हैं, है ना, फ्रेंड्स डे, कहीं फला डे, एक वो 14 फरवरी को मनाया जाता है, कौन सा वैलेंटाइन डे, ये सब उस समय नहीं थे। व्हाट्सएप नहीं था सबसे बड़ी व्हाट्सएप मोबाइल, मुझे अच्छे से याद है कि STD हमारे समय शुरू हो गया था जी। STD बूथ हुआ करते थे। तो उस पे जिसने 10-15 मिनट बात कर ली मान लो, तो ये पक्का हो जाता था, बाकी लोग इधर उधर कि ये किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, क्योंकि उसमें जो बिल बढ़ता था ना उसमें मीटर पे, तो उसमें आदमी काम की बात करता था और खट से रख देता था। लेकिन जो आराम से ऊपर देख के 10-15 मिनट बात करा, तो आदमी समझ जाता था कि इसकी अभी भाई नई मोहब्बत हुई है। और वो 200-300 रुपए जो लगते थे, उसकी जुगाड़ करना बड़ी मुश्किल होती थी। और लैंडलाइन हुआ करता था जी, और मोबाइल हुआ नहीं करता था, मैसेज भाई, ये सब दुनिया भर की चीजें होती नहीं थी। उस समय का जो आपका बदलाव थे, एक बहुत बड़ा बदलाव है, लव लेटर का बड़ा महत्व हुआ करता था जी। किसी को लव लेटर यदि मिल गया है या किसी ने लिख दिया, दे दिया है, तो वो समझ लो आपको उसकी पूरी जिंदगी, मतलब उस समय उसको उसका जो सुकून होता था जी, तो उसमें 4 लाइन जो लिखी रहती थी उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी। अब तो 4 क्या 40 लाइन खट से किसी का इधर उधर से उठा के व्हाट्सएप कर देते हैं, आपने देख लिया। अब कौन किस किस को कर रहा है, वही 4 लाइन कहाँ वापस जा रही, कौन देख रहा है। बिल्कुल। लेकिन उस समय बात थी अलग बात, उसी की राइटिंग हुआ करती थी, है ना। फिर तो फिल्मों में और कहाँ उन चीजों को खून से भी लिखा जाता था। तो कई चेंजेस आए हैं। उसके पहले के तो फिल्मों में हम देखते हैं कबूतरों से मतलब पत्र भिजवाए जाते थे। तो कई चीज होती थी मोहल्ले में, या कहना चाहिए कॉलेजेस में मीडिएटर हुआ करते थे। अब तो सब खत्म है, अब तो फोन है, सब कुछ है, तो सब अब वो वाली समय जो आप आज के समय में बोल रहे हैं तो बिल्कुल अलग है। वो सर चैलेंजेस के साथ साथ उसका मजा भी चला गया, कहना है। नहीं वो तो देखो वो तो है, हम बता रहे हैं हर चीज की मौलिकता जहां से धीरे धीरे खत्म होगी जी, उसका वास्तविक रूप भी परिवर्तित तो होगा, लेकिन उसकी आनंद भी खत्म होगा। सही बात। मौलिकता तो मौलिकता है, जो अभी आपने झोपड़ी का बोला, अभी आप कितना भी बड़े उसमें रह लें, लेकिन जो सुकून आपको कहीं एक गांव में या आपके फार्म हाउस जो क्यों बनाते हैं, एक जो आपको प्रकृति में रहने का आनंद, जो मजा सुकून मिलेगा उसकी बराबर, तो ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं भी। ये जिस ढंग से की जाती रही होंगी और की गई होंगी उसका आनंद अलग है। अब तो इंस्टेंट है, लव स्टोरी या तो आप बोल रहे प्रेम प्रसंग, ये सब जो है ठीक है, समय का दौर है जी। तो मैंने, चूंकि मैं आपकी उम्र देख ले, मैं अपनी देख लूँ, और आपके पहले की मेरे पहले की तो मैंने लगभग 2 नहीं 3 पीढ़ियों को टच किया है। अच्छा। ये मेरा जो उम्र का वो है, तो मैंने 3 पीढ़ी, मेरे अपने वाली पहले पुरानी पीढ़ी को भी, अपनी पीढ़ी भी, मेरे बाद वाली पीढ़ी भी, अब बाद के बाद 3-4 पीढ़ी को टच कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ये कहना चाहिए कि इतना बदलाव जो कभी कल्पना नहीं की थी। सही बात है, एकदम से ये बदलाव पिछले 15-20 सालों में इस तरह का बदलाव हर चीज में आया है। ये बहुत ही मतलब बहुत ताज्जुब करने वाली बात है, आश्चर्यजनक है। जी जी जी। और सर जैसे अभी आपने प्रकृति की बात करी, नेचर की, तो ये चीज़ एक करियर में भी एक इंसान को देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी प्रकृति से बाय नेचर आप जैसे हो
उसके अलावा अगर आप कुछ कैरियर चूज करते हो तो वो आपको संतुष्टि नहीं देता, कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट आप फील नहीं करते हो लाइफ में। तो ये चीज आपने अभी के बच्चों में आपको देखने मिलती होगी जरूर कि वो उतना फुलफिल्ड फील नहीं करते। वो मैं बता रहा ना कि एक या कहना चाहिए कि एक सेंटर पॉइंट पैसा, नौकरी, ये चीजें हो गई। ये सबसे बड़ा रीजन है। पहले बोले कि जो प्रेशर है, जो हमने शुरू में ही बोला, तो यही प्रेशर जो है कहीं ना कहीं उसकी नेचुरल जो उसका नेचर है, उसका जो RNA DNA है, उसकी जो है उसका जो सोचने का है या उसको जो करना वो चाह रहा है, तो वो चॉइस थोड़ा सा नहीं। अब कुछ लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, देखो वो बनना चाहता तो उसको बन गया, लेकिन एक एग्जाम्पल के सहारे हम लाखों करोड़ों लोगों पे ये बात नहीं थोप सकते। सो पहले ये नहीं था, जैसे मेरे समय में मैं यदि सोच लूँ मुझे टीचर बनना है स्कूल में, तो मैं थोड़ी सी जद्दोजहद करके BA MA कुछ करने के बाद बन जाता, या मुझे थोड़ा सा कहीं ये करना है तो थोड़ी सी तैयारी से हो जाए। अब आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है जी, तो वो रोजगार के लिए जो उसको करना है उससे कहीं उसके आसपास जो अवेलेबल है या वो कर सकता है, या जो उसके अनुरूप सरकमटेंसेस बने हुए हैं उसके अनुरूप वो काम करता है। तो यही तो प्रेशर है, ये प्रेशर है बहुत बड़ा जी। मतलब ये सबसे बड़ा मेंटली प्रेशर तो यही है कि मुझे जो करना है, मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं वो नहीं कर रहा हूँ ना मैं कर रहा हूँ, ये पूरे उसके सतत चलता रहता है जी। ठीक है, नियति क्या है, क्या डेस्टिनेशन है, वो सब अलग बात है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं सुकून वाली बात, तो सुकून कठिन है। जैसे मुझे यदि सुकून, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे सबसे बड़ा नौकरी में सुकून जो है, नौकरी में मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, मेरे जैसे लोग और भी उनको भी समझना चाहिए। एक तो नौकरी अपनी जगह है, सैलरी तनख्वाह मिलती वो अपनी जगह है, लेकिन मेरे अपने शौक का मुझे जॉब मिल गया, इससे बड़ा सुकून तो हमें 10 जन्म में ले लूँ तो नहीं होगा। बिल्कुल। वो भी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, बिल्कुल गौर साहब जहाँ उन्होंने अपने पूरा दान देकर विश्वविद्यालय बनाया, तो आपकी डबल ड्यूटी, तो कितनी ड्यूटी है आपकी। एक तो आप इस बात को धन्यवाद कि आपको वो काम करने मिल गया जो आप चाहते, उसके लिए आपको जगह मिल गई, उसके लिए आपको संसाधन मिल गई, और काम करने के लिए आपको सैलरी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है जी। तो आपको तमाम चीजें सोचते हुए काम करना चाहिए। जो कभी कभी बताती कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, 12 घंटे 16 घंटे, तो मुझे भी तो एक्स्ट्रा मिला है यार, मुझे सुकून मिला, उसकी तो एक्स्ट्रा क्या, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, वो इनडेफिनिट है राइट। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा कुछ करता हूँ तो ठीक है, अच्छा मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ जी जी, बहुत मिलता है हमारे लिए। कभी कभी वो आपको जितना करते उतना नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको भाई ये सब मुझे तो, मैं तो सोच रहा हूँ मुझे तो बहुत मिल रहा है जी जी। मैंने सर सुना है कि मुकेश तिवारी जी आपके साथ के ही हैं, तो कुछ उनके आपको किस्से कहानियां याद हो? मुकेश हमसे जूनियर है वैसे तो जी, और 4-5 साल जूनियर हैं। और मुकेश सुबह उनके साथ में आशुतोष राणा हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी हैं, और महेंद्र मेवाती तो अब नहीं रहे, वो ये सब लोग NSD में एक साथ सिलेक्ट हुए। तो मुकेश सबसे अच्छी बात मुकेश तिवारी जी जो हैं उनमें हमें लगी जी कि जैसे ही वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचे, न्यू दिल्ली पहुँचे, तो वहाँ से उन्होंने, ठीक है फिल्मों में जाना उचित समझा, वो ठीक है, लेकिन फिल्मों में जाने के पहले उन्होंने बहुत शिद्दत से सागर में थिएटर करने की कोशिश की, और एक जो अन्वेषण थिएटर ग्रुप हम लोगों ने बनाया था उस समय, तो उसका पहला नाटक जिसको मैं कहूँगा कोर्ट मार्शल, वो मुकेश ने ही डायरेक्ट किया था, उसमें मैंने रोल किया था। तो उसमें थोड़ा सा चूँकि मुकेश में और मेरी उम्र में 4-5 साल का अंतर भी है, मैं थोड़ा सीनियर हूँ उनसे, और उसमें सबसे बड़ा जो सम्मान का उस हम लोगों में चलता है, हम लोग की शुरू कल्चर यूनिवर्सिटी लाइफ में रहा, तो वो सम्मान उसने हमेशा बना के रखा। लेकिन जब थिएटर में हम लोगों ने काम किया तो मुझे लगता है एक अच्छा थिएटर जो सागर में शुरू हुआ है, बहुत पहले भी हुआ करता था, बीच में गैप आया, तो इन लोग के सक्रिय मतलब एक्टिव होने से आया, मुकेश के
और गोविंद नामदेव जी ने तो बहुत यहाँ पे मतलब सहयोग किया, कोई बात नहीं, वो तो और सीनियर है हम लोग से, हम मेरे भी सीनियर हैं जी। तो मुकेश ने एक नाटक डायरेक्ट किया था जिसमें मैंने कर्नल सूरज सिंह का रोल किया था, कोर्ट मार्शल। फिर उसने एक नाटक और डायरेक्ट किया मुख्यमंत्री, और उसमें मैंने मेन रोल किया था। उसमें भी मैंने मुख्यमंत्री का केडी कौशल, कृष्ण द्वैपायन कौशल का जी। ये दोनों नाटक उसने डायरेक्ट किए थे। और कृष्ण द्वैपायन कौशल मुख्यमंत्री का नाटक जब मैंने किया था, लगभग वो 2.5 घंटे का था। और 2.5 घंटे में मुझे नहीं लगता मैं पूरे नाटक में 10-5 मिनट के लिए मंच से अलग हुआ हूँ। पूरे टाइम मेरा डायलॉग्स थे, सब कुछ थे जी। तब उसका कहना था, मुकेश का, वो तो पहले ही से मुझे मुकेश की सबसे 2-3 चीज़ सुनाऊंगा कि वो जब NSD गया तो उसने उधर से मुझे एक फॉर्म भेजा पोस्ट करके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, और उसमें लिखा था कि आदरणीय भैया, वो मुझे बर्थडे सागर में चलता बर्थडे, भैया आप इस फॉर्म को जरूर भरें। मैं थोड़ा उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ध्यान लगा रहता था, ध्यान नहीं, लेकिन आर्ट कल्चर में पूरा रुझान रहता था, ऐसा नहीं, दोनों साइड, ये भी और वो भी। तो उसने 2 बार, मुझे अच्छे से याद है, उसने फॉर्म भेजे मुझे, लेकिन मैंने दोनों बार नहीं भरे। अब जो भी रीजन अपनी उस मस्ती में रहा हूँ, या मुझे लगा ही नहीं कि ये क्या है। NSD का ही फॉर्म, NSD का फॉर्म। उसको हमेशा लगता था कि आपको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ से आपको और आगे जाना चाहिए। तो उसकी वो इच्छा तो पूरी शायद मेरे कारण से नहीं हुई, जो भी कारण रहा हो। और भले वो हमसे जूनियर था, लेकिन मुझे बहुत मानता था। तो उसका एक सबसे अच्छा कारण, एक तो ये उसने कोशिश की, दूसरा जब वो थिएटर का, वो NSD में सिलेक्ट हुआ और वो थिएटर करने लगा सागर में आके, वो वहाँ भी काम कर रहा था और यहाँ भी, ऐसा नहीं उसने। तो उसने 2 नाटक डायरेक्ट किए, दोनों में मैंने मेन रोल किया। और उसकी सबसे अच्छी बात ये रही कि उसने सबके साथ यहाँ का जो ग्रुप बना उतना ही अच्छा काम किया, किसी मतलब कोई भेदभाव नहीं। और सब थिएटर के लिए आज भी यदि कुछ सागर में होता है तो वो सहयोग करने के लिए तैयार रहता है सब। तो उसमें एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री नाटक के बाद जी, उसके जो मुकेश के शब्द थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें सारी बात कवर हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं कि आप NSD नहीं गए या आपने कोशिश नहीं की कहीं, लेकिन अभी भी आपका अवसर है, आप बॉम्बे आइए। तो ये मैं आज भी नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन आप आती हैं चीज़ समझ में। तो उसका अपना एक है कि कहीं ना कहीं आप इतना कर रहे हैं सब, तो फिर मुझे नहीं, तो उसका ये सम्मान था मेरे लिए। तो मैं उसको दूसरी नज़र से देखता हूँ कि मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, ऐसा नहीं, यहाँ तो काम कर ही रहा हूँ। तो एक क्वालिटी है मुकेश में, और वो तो बड़े एक्टर हैं भाई मुकेश जी। लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी थी उनकी, कौन सी फिल्म में देखा था? अभी लास्ट उनकी जो अभी गोलमाल, वो जो अभी चल रही थी वही। बाकी तो उनकी कुछ मूवी साउथ साइड से होती रहती है, लेकिन मैं फिल्म TV में कभी घर पे बैठ के देखता हूँ तो गोलमाल ही मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मुकेश के साथ ये अच्छी बात है कि उसकी जो भी मूवी जी या कोई भी नया काम होता है तो वो सबसे पहले मुझे बताता है, आज भी। जी जी। और कुछ भी इस तरह का क्रिएशन वो करता है तो वो मेरे लिए व्हाट्सएप करता है, चाहे म्यूजिक साइड से हो, चाहे भी जैसे उसने डॉक्टर हरि सिंह और जी के ऊपर एक कोई शॉर्ट कुछ बनाया था, क्लिपिंग अच्छी कोई गौरजत, तो उसने मुझे उसको 2-3-4 महीने पहले भेजा था कि आप इसको सुनिए, देखिए, और फिर थोड़ा सा मुझे कुछ बताइए कि इसमें और क्या हो सकता है। तो ये जो डिस्कशन करने की एक अच्छी क्वालिटी है, भले ही मैं कुछ ना बता पाऊंगा, कुछ बात हो जाए, डिस्कशन है, वो बहुत अच्छी है जी। उससे क्या होता है कि मुझे भी पता चलता है कि मैं इसमें कुछ कर भी पा रहा हूँ कि नहीं, मेरा भी टेस्ट लगता है, और उसको भी यदि मैं बता पा रहा हूँ यदि बाय द वे कोई चीज़, तो उसको भी अच्छा लगता है जी। तो ये हम लोग अच्छी एक प्रकार की ट्यूनिंग है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। और अब चूंकि वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं मुकेश जी, और सागर आना होता है तो ऐसा नहीं, हम लोग की बातचीत होती है आर्ट कल्चर थिएटर को लेके, लेकिन इतनी ज़्यादा व्यस्तता उनकी रहती है कि काम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। सो मैं इधर थिएटर, ऐसा नहीं, मैंने बीच में मैं फिल्म से भी जुड़ा
जी। मैं बॉम्बे तो नहीं गया, लेकिन मैंने एक फिल्म की जिसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला, बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जी जी। वो लगभग 2000 के बाद की बात है, हो गया 15-20-25 साल। मैंने, और ऐसा नहीं, मैंने अच्छे बड़े डायरेक्टर श्याम बेनेगल जी, जी जी, उनके साथ काम किया, लगभग 5-6 महीने काम किया जी। और उन्होंने मुझे प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में भी रखा था और एक रोल भी मुझसे कराया था। फिल्म मुझसे ही स्टार्ट होती है वो, एक गांव का सीन है, मैं जीप में बैठा हूँ, आ रहा हूँ, तो वो उसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर भी थे, सीमा विश्वास भी थी, रघुवीर यादव भी थे, सदाशिव अमरापुरकर भी थे, रजत कपूर भी थे, और भी कई आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। तो उसमें मैंने भी एक रोल छोटा सा किया था और उस फिल्म में, पूरी फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट होने के नाते पूरी फिल्म से जुड़ा था। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे श्याम बेनेगल जी के साथ रहने का अवसर मिला पूरे 1.5-2 महीने, वो भी रात दिन। और अच्छी बातें रहती थी कि संडे को जो शूटिंग आप होती थी, सागर मिर्चों के पास में शूटिंग हुई थी उसकी, तो वो संडे को मेरे घर आके यूनिवर्सिटी क्वार्टर में टीचर हॉस्टल में बैठ के शाम को चाय पिया करते थे जी। और उधर बैठ के वो अपने राइटर अशोक मिश्र जी से, कैमरामैन राजेंद्र कुठारी जी से और मुकेश मलिक या जो भी उनके जो डायरेक्टर असिस्टेंट वगैरह, उनसे बैठ के मीटिंग किया करते। तो उस 2-3 घंटे मीटिंग, 4 घंटे की मीटिंग में काफ़ी अच्छी बातें हुआ करती थी जी। और फिल्म में जो वेदा, आपने जो उसकी करिश्मा कपूर और मनोज बाजपेयी की, उस पूरी फिल्म की पृष्ठभूमि सागर में ही बनी थी, यही उसका काम, क्योंकि इन लोग की जो एक फिल्म की शूटिंग होती तब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम साथ में चलता है। तो पहले उसमें शाहरुख खान जी थे, फिर उनकी जगह मनोज बाजपेयी डेट की प्रॉब्लम को लिया गया। तो ये सब मेरे सामने ऑन पेपर हो रहा था, रोज फोन पे बात होती थी जी। और उनके साथ रह के काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, तो फिल्म में से भी जुड़ा। और लास्टली आपको मैं बता दूं, अभी आदरणीय श्याम बेनेगल जी अभी भी बॉम्बे में हैं जी। इससे मैं आप एक पहली बार आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी हैं अभी श्याम बेनेगल जी, किसी को कंफर्म करना हो तो जो आप मुकेश तिवारी जी वाली बात कर रहे हैं, वो श्याम बेनेगल जी जैसा व्यक्ति, इतना बड़ा महान व्यक्ति जी, मेरे घर आया टीचर हॉस्टल में आते, और वो व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति श्याम बेनेगल जी, मुझसे लास्ट मुलाकात जब घर पे, जब उनको पूरी टीम बॉम्बे लौट रही थी, तो सिर्फ मिलने आए, वो एक कप चाय पी और बोले, एक ही ऑफर था उनका कि तुम मेरे साथ बॉम्बे चलो जी। ये उनसे कंफर्म भी कोई भी कर सकता है। सर क्यों नहीं गए फिर आप? तो क्या कारण? बोले कि इधर क्या करोगे तुम सागर में, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है जी। लेकिन उस समय मेरी छोटी सी नौकरी थी, यूनिवर्सिटी में 4-5 हज़ार रुपये मिलते थे जी। और एक असुरक्षा की जो भावना होती है, मेरी शादी हो गई थी, मेरे बीवी बच्चे, तो एक कभी इस तरह का सपना ही नहीं देखा कि मैं बॉम्बे जाऊं, बहुत बड़ा हीरो बन जाऊं, कुछ सपना नहीं। मुझे जो उधर मैं कर रहा था उसमें बड़ा, इसी को मैं अपनी दुनिया समझता था जी, और मुझे वही आनंद आता था। लेकिन मैंने ये सब गलत मानी कभी नहीं लगाया कि ये करके ये छलांग मारूंगा, ये करके मुझे जो सामने आता है कि मैं करता क्या है। सागर बेनेगल साहब की टीम आई, यहाँ फिल्म बनी थी, उनके कोई भी टीम जाती है तो वो लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के कुछ लोगों से मिलते हैं, तो उनको पहले से पता होगा कि हमें किससे जाके मिलना है, किससे काम लेना। अब जिन्होंने भी उनको बताया हो, तो उन्होंने यहाँ आते ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनके जो भी असिस्टेंट वगैरह थे, मैं उनसे होटल बरदान में जाके मिला जी। फिर बोले आपको मेरे साथ काम करना है। पेमेंट भी उन्होंने काफ़ी किया है, नहीं बोल रहे। और 1-1.5 महीने में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं 3-4-5 घंटे घर आके सोता, सुबह 6 बजे। और वो मुझे अपने साथ ही रखते थे, और हर आदमी की टीम बनती थी। बेनेगल साहब की टीम रहती थी, उस गाड़ी में मैं बैठता था, अशोक मिश्र जी बैठते थे, कोई तो मुकेश मलिक जी, बस 4 लोग बैठते थे। यदि मैं लेट हो गया तो वो गाड़ी चली जाती, मेरी जगह कोई दूसरा नहीं बैठता था। तो सारी गाड़ियाँ फिक्स होती थी, क्योंकि उनके डिस्कशन जो होते थे उसमें उनको वही आदमी चाहिए होते जो उनके हिसाब के हों। बिल्कुल। तो मैं तो खैर बोल ही नहीं पाता था, बहुत ही कम बात करता था उनसे। तो जब उन्होंने बोला बॉम्बे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे सेकंड रूम जो मेरी वाइफ जो है अंदर से मना कर रही है क्योंकि वो फिल्मी दुनिया और वो सब जो लगता है ना ऐसा कि ये जाके पता नहीं क्या होगा, ये पर वहाँ पे ऐसा होता है, जो भी अपना अपना जी। तो मुझे अच्छा सुकून, आज भी सुकून मिलता है। अभी जस्ट
दो ढाई महीने पहले मैं हमारी आदरणीय श्याम बेनेगल जी से बात भी हुई। और ये बड़ी बात है कि जब जिस समर फिल्म का प्रीमियर हुआ था, उसका पहली बार देखा बॉम्बे में, NCPA थिएटर जो टाटा का है उधर पर, उस साल में हुआ। मैं भी बड़ा उतावला था यार कि मैं जिस फिल्म में मैंने काम किया है और जो भी छोटा मोटा रोल है मैं देखूं, तो बॉम्बे में गया। लेकिन ये बड़ी बात है कि श्याम बेनेगल जी जैसे कैसे बड़े लोग होते हैं। मैं उनसे मिला तो उन्होंने बाकायदा मुझे उस इतने बड़े, मतलब जहाँ बड़े बड़े पत्रकार, फिल्म का शो होने वाला प्रीमियर, मुझे बुलाया उधर और मेरा नाम लिया, मंच पे बुला के बाकायदा मेरे लिए क्लैप कराया जी, और इतना सम्मान उन्हें दिया। तो ये बड़े लोग हैं। और फिर उसके बाद उन्हें ऑफिस बुलाया मुझे, तो मैं जब ऑफिस गया तो काफ़ी बड़े बड़े एक्टर उनके यहाँ, चूँकि ये बहुत तो नाम ही है, बैठे ही रहते हैं लोग जी, लेकिन मुझे उन्होंने तुरंत टाइम दिया, कोई वेट नहीं कराया, और मेरे लिए लगभग 15-20 मिनट टाइम दिया और उसमें चाय पिलाई मुझे मालूम मेरे से बड़े बड़े जो उनको हम फिल्मों में देखते एक्टर एक्ट्रेस बाहर बैठे, उनसे मिलने के लिए बातचीत चल रही है जी। तो ये उनका बड़कपन है कि एक छोटे से शहर से मैंने एक ही फिल्म में काम किया, तो वो कद्र भी करते थे। तो ये मैं पहली बार आपके इसमें किसी के सामने इस तरह का वो दे रहा हूँ कि श्याम बेनेगल जी मुझसे बोले कि तुम राकेश मेरे साथ बॉम्बे चलो। उनके साथ राजन कोठारी भी थे कैमरामैन। तुम यहाँ क्या करोगे? तो मैंने कितना पैसा मिलता है तुम्हारे लिए? हमने सर 4-5 हज़ार अभी हमारा चल जाता है। वो नहीं तुम बना लो प्रोग्राम, तुम अभी चल सकते हो या फिर जब तुम आना चाहो आओ। लेकिन अब ठीक है, वो मुझे यही रहना था, यही मेरा सब कुछ लिखा था। सो है बस, एक बात में एक बात है, बाकी ना मैंने कभी कोशिश की ना उनकी तरफ से बना रही। और कभी भी अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले बताया मेरी बात हुई एक स्क्रिप्ट को लेके, तो उन्होंने हमारा फ़ोन किया तो अब नहीं उठा पाए, वो बिजी होंगे। लेकिन जस्ट 2-3-4 मिनट बाद उनका फ़ोन आया कि हाँ बोलो क्या बात है राकेश। हमने सर ऐसा सही, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आशुतोष, और उन्होंने बहुत अच्छी कुछ स्टोरी लिखी है, उसमें से एक स्टोरी आपके लायक है सर, आप उसको यदि टच करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो बोले तुम आ जाओ लेके, या उन आशुतोष जी को भेज दो, या जैसा भी तुम्हें करना हो। तो ये एक बड़कपन है। तो जी, लेकिन कभी ऐसा मेरा जाना तो नहीं हो पाया ना, मैंने कभी एक्चुअल मैंने सोचा ही नहीं, कोशिश भी नहीं की, मैंने कोशिश भी नहीं की जी। ये कहें कि वो तो बेनेगल साहब इधर आए, अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मिल गई इतनी, और ये सब जो हम आपको बता रहे तो हुआ, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। कभी बीच में 1-2 बार कुछ ऐसा हुआ भी, किसी ने कोई काम किया तो मैं नहीं, वो हम सच बताएं, जैसे आपने इंटरव्यू की बात कही तो मुझे वही थोड़ा हेजिटेशन था कि मैं कैमरे से थोड़ा सा थिएटर हो तो अभी कहो, अभी जहाँ कहो वहाँ खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत वहीं खड़े हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है सर आपके जो भी किस्से का। ये अचानक आ गई बात, आज से मैंने बता दी जी। और इसलिए बताने में मजा आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो आप बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री है एक प्रकार की आपकी। और मैं ये बात शायद कहीं कहूँ तो ना कहूँगा आपके, इसलिए कि अभी बेनेगल साहब जी हैं जी। और यदि ये बात मैं कहने में गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि फिर आदमी क्या हो सकता है गप सड़ाका कर रहे हो, तो वो मतलब वो मेरे नहीं, वो कदर करते हैं। सागर कई लोग उनके पास गए, काम किया, और यदि मेरे पास वो हमें यदि वहाँ ले जाते तो मुझे मालूम है कि मैं उनके साथ रह के कहीं का कहीं होता जी। बड़े आदमी के साथ बड़ा ही होता है आदमी, बिल्कुल। लेकिन उनके आशीर्वाद से जो भी बढ़िया है जी जी। तो सर लास्ट में एक आप मैसेज दें अपने जो भी स्टूडेंट्स जो अभी हैं आपके स्टूडेंट्स, और जो सालों से जिनको आपने हजारों स्टूडेंट्स को एक्टिंग सिखाई है, थिएटर सिखाया है, उनके लिए एक आप मैसेज दें। भाई जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इस बात को हमेशा याद रखें जो उनको अब तक बताता है, उनको पूरी चीज़ मालूम है, उनको क्या बताई है जी। और सबसे लास्ट ये कि पेशेंस और शिद्दत और ईमानदारी। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, और रंगमंच थिएटर उतार चढ़ाव का ही एक प्रकार से विषय है। तो जीवन के उतार चढ़ाव, रंगमंच के उतार चढ़ाव, दोनों को आपको बहुत पेशेंस के साथ, आपको बहुत ही मतलब तालमेल के साथ चला। बाकी चीज़ों में तो कुछ भी हर जगह उतार चढ़ाव ऐसा नहीं है जी। लेकिन रंगमंच तो कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि रंगमंच आज के समय में सब कुछ हो गया है, पैसा हर समय रहा, लेकिन अभी दौर कुछ अलग टाइप का है, थोड़ा सा उसका फ्लेवर या कलर बदल गया है जी। ऐसा नहीं कि पुराने समय में पैसे का महत्व नहीं था, उस समय भी था,
लेकिन अब बहुत अलग हो गया और भी चीज़ें चकाचौंध की हो गई हैं। तो थिएटर में पैसा तो नहीं है जी। एक ये नशा है और सुकून है लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अधिक करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी जी। लेकिन तुलना करोगे आप तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तुलना ना करके आप थिएटर करोगे तो आप सुकून में रहोगे, और तुलना करोगे फिल्म से, टेलीविजन से, किसी एक्टर से फिल्म के या किसी और से, तो आप उसकी तुलना इसलिए क्योंकि थिएटर आप जहाँ जीवंत हैं, आप जहाँ कर रहे हैं वहीं तक है। आपका एक दिन का नाटक एक अचानक पूरी इंडिया में 700 थिएटर में नहीं दिखा जाएगा। जहाँ कर रहे हो 700 लोग देख रहे हैं, बिल्कुल, तो कैसे संभव है? सो थिएटर एक बहुत अलग आर्ट है। तो मैं अपने बच्चों से, हमारे स्टूडेंट हैं उनसे सिर्फ एक ही निवेदन कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, भविष्य में आपको दिक्कतें आएंगी, आप इससे जंप करके उस लाइन में चले जाओ। यदि आपको सुकून वहाँ मिलता है जाए, कोई रोक टोक नहीं है जी। लेकिन थिएटर में रहते हुए उसको हम कोसें कि वो खराब है, ये खराब है, वो अच्छा है, ये सब नहीं। आपको वो करना वो करिए, ये करना। थिएटर कभी ख़त्म भी नहीं होगा। थिएटर के जो शौकीन लोग हैं वो भी ख़त्म नहीं होंगे जी। वो हम भले ही अपनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन थिएटर, मैं समझता हूँ बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है फिल्म बनना बंद हो जाए, फिल्म देखना बंद हो जाए, थिएटर होना और थिएटर करने वाले या थिएटर को पसंद करने वाले कभी बंद नहीं होगा। को वो एक आप कहें लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन है उसकी। 100 में से एक आदमी करेगा, लेकिन करेगा जरूर। सो मेरे जो भी स्टूडेंट हैं या मेरे से जुड़े लोग हैं, या मैं जिनके साथ थिएटर डिस्कशन करता हूँ, या मेरे से जो सीनियर लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, सबसे एक ही निवेदन, थिएटर है। तुलना ना करके एक कहना चाहिए शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अब तक जो करते आए करें, आगे भी करें, और आने वाली पीढ़ी को भी हम इसी शिद्दत के साथ इस आर्ट को बढ़ाएं। जिसको नहीं करना मत करें, लेकिन तुलना करके उसको बुरा भला ना कहें। जी जी। थिएटर बहुत अच्छा, थिएटर से अच्छा कुछ नहीं। जी जी। सबसे यदि कोई दुनिया में कोई चीज़ है तो थिएटर ही है। बिल्कुल, ऐसे ही प्यार होना चाहिए सबको अपने काम से, जैसा आपको। बिल्कुल, जो सुकून, फुलफिलमेंट आपके अंदर। पूरी दुनिया थिएटर है। आप देख लो, घुमा फिरा के सब इनबिल्ट है। आप जो काम करते हैं वो थिएटर है। आप यदि कोई धंधा कर रहे हैं वो थिएटर है, है ना। शिद्दत से करिए। आप पॉलिटिक्स करते हैं वो भी थिएटर है, शिद्दत से करिए। आप डॉक्टरी करते हैं वो भी थिएटर है, आप शिद्दत से करिए। आप इंजीनियर हैं तो शिद्दत से करिए, वो भी थिएटर है। ह्यूमंस जो वैल्यूज हैं, जो उसकी सोशल वैल्यूज हैं, उनको लेके आपकी ड्यूटी यदि वो काम करिए, वो भी थिएटर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सो यही है कि जो भी करें थिएटर के स्टाइल में करें और थिएटर ही करें। जी जी जी। तो सर, बहुत से क्वेश्चन्स थे आपसे, पर समय कम है, इसलिए आगे आपसे समय जरूर लेंगे, है ना। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला, और चाहेंगे कि आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू ऋषि, आपने मुझे बुलाया। और मुझे नहीं लगता मैं एक छोटा सा रंगकर्मी हूँ, और यदि मैंने कुछ ऐसी बात कही जिससे आप सहमत नहीं है तो मैं उसके लिए क्षमा माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।